नमस्कार दोस्तों, फिनिक्स क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। स्पर्धा प्रकाशन का जो हम नवीनतम बिहार का सामान्य ज्ञान और समसामयिकी 2022 का जो हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक कुछ समसामयिकीकरण किए, उसके बाद जिलेवार अध्ययन किए। ठीक, बिहार के इतिहास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम स्टार्ट करेंगे राज्य व्यवस्था, बिहार से रिलेटेड जो राज्य व्यवस्था में क्या प्रावधान किए गए हैं। उसके पहले आपको बता दूं कि जो भी अभी तक टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारे पीडीएफ जो है वो फ्री अवेलेबल हो जाए। ठीक, और आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है, लेक्चर सही लगता है, तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करें और साथ साथ कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ, आप लोग देखते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ शेयर ज़रूर करें, लोगों तक पहुँचाएँ जो बिहार पीसीएस इस बार दे रहे हैं, जिसका भी डेट आ चुका है। ठीक, एक बार नोटिफिकेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत बिहार की राज्य व्यवस्था। अगर हम बिहार के राज्यपाल को देखा जाए, तो सबसे पहले जो राज्यपाल थे 15 अगस्त 1947 से जो 11 जनवरी 1948 तक थे, वो जय रामदास दौलत राम। मतलब बिहार जिले के पहले राज्यपाल कौन थे? जय रामदास दौलत राम थे। दूसरे थे माधव हरिअड़े, फिर रामचंद्र दिवाकर थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन राज्यपाल थे। श्री एम.एस. अयंकर जो थे वो 5वें नंबर के राज्यपाल थे। नित्यानंद कानून को 6ठे नंबर के राज्यपाल रहे हैं। जस्टिस उज्ज्वल नारायण सिंह कार्यकरो, ये 1971 से 1 फरवरी 1971 के बीच में रहे हैं। फिर देवकांत बरुआ 8वें नंबर के, 1 फरवरी 1971 से 4 फरवरी 1973 तक। रामचंद्र घुंडीबा भंडारे, ये 4 फरवरी 1973 से 15 जून 1976 तक रहे हैं। जगन्नाथ कौशल, न्यायमूर्ति कृष्ण बल्लभ नारायण सिंह, जगन्नाथ कौशल, न्यायमूर्ति कृष्ण बल्लभ नारायण सिंह दोबारा कार्यकारी रूप में आए। A.R. किदवई, पेडीकांत विकट सुबैया 15वें राज्यपाल रहे हैं। 16वें राज्यपाल रहे हैं गोविंद नारायण सिंह, जो 1988 में रहे। दीपक कुमार सेन, ये कार्यकारी राज्यपाल थे। न्यायमूर्ति रामचंद्र डी प्रधान, ये भी कार्यकारी थे। जगन्नाथ पहाड़िया 1989 से 90। न्यायमूर्ति जी सोहानी कार्यकारी 2 फरवरी 1990 से 16 फरवरी 1990 तक। फिर मोहम्मद यूनुस सलीम आए, जो 16 फरवरी से 1990 से 13 फरवरी 1991 तक रहे। बी सत्यनारायण रेड्डी, मोहम्मद शफी कुरैशी, A.R. किदवई, सुंदर सिंह भंडारी और फिर न्यायमूर्ति B.M. लाल, जो कार्यकारी रहे हैं। तो अधिकतर देखोगे जितने कार्यकारी में रहे हैं वो न्यायमूर्ति रहे हैं, मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश। फिर सूरजभान जो कार्यकारी रहे 6 अक्टूबर 1999 से 99 तक। विनोद चंद्र पांडे थे। फिर एम रामा जोइस रहे 29वें नंबर के। और 30वें नंबर के वेद मरवाह, 31वें नंबर के सरदार बूटा सिंह, 32वें नंबर पे गोपाल कृष्णा गांधी कार्यकारी जो रहे हैं। फिर बात करें तो राज्यपाल में ये राष्ट्रपति के शासन के समय है। ठीक, 26 जून को राष्ट्रपति शासन लगा 1978 तक। उस समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। नित्यानंद कानून के समय ही 69 में लगा। फिर 72 में देवकांत बरुआ थे जब राष्ट्रपति शासन लगा। ठीक, जगन्नाथ कौशल के समय एक बार राष्ट्रपति शासन लगा। A.R. किदवई 2 बार थे जब राष्ट्रपति शासन लगा। और फिर सुंदर सिंह भंडारी 1999 में, इनके समय राष्ट्रपति शासन लगा। और सरदार बूटा सिंह
2005 में इनके समय राष्ट्रपति शासन लगा। फिर हम बात करें और राज्यपाल के बारे में, तो तीसरे राज्यपाल थे आपके RS गवई, जो 22 जून 2006 से 8 तक थे। फिर RR भाटिया आए, ठीक, देवानंद कुंवर, DY पाटिल, KC नाथ त्रिपाठी, फिर रामनाथ कोविंद जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति जी हैं, वो भी बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक, फिर केसरी नाथ त्रिपाठी कार्यकारी, 21 जून 2017 से 29 सितंबर 2017 तक। सतपाल मलिक साहब आए 30 सितंबर 2017 से 22 अगस्त 2018 तक। फिर लालजी टंडन जी आए 23 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019 तक। फिर लास्ट में अभी जो वर्तमान में है फागू चौहान, 29 जुलाई 2019 से अब तक। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि फागू चौहान किस नंबर के राज्यपाल हैं, तो 41वें राज्यपाल हैं ये, वो सॉरी 42वें राज्यपाल हैं ये। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बिहार राज्य के पहले राज्यपाल कौन रहे हैं, क्या बताओगे आप लोग? बिहार राज्य के पहले राज्यपाल कौन बनाए गए? बिहार राज्य के जो पहले राज्यपाल बनाए गए वो जयराम दास दौलत राम थे। कौन थे? जयराम दास दौलत राम। ठीक, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे बिहार के, श्री कृष्ण सिंह, और दूसरे थे दीप नारायण सिंह, और तीसरे थे विनोदानंद झा। तो ये तीन आगे के इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जो 2 जनवरी 1947 से 31 जनवरी 1961 के बीच में रहे हैं। ठीक, फिर आजकल बात करें तो चौथे जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रहे कृष्ण वल्लभ सहाय, पांचवें महामाया प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद सिन्हा जो कार्यवाहक के रूप में रहे हैं वो छठवें मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, भोपाल भोला पासवान शास्त्री, सरदार हरि सिंह, भोला पासवान शास्त्री दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। फिर दरोका प्रसाद राय जी आते हैं। फिर कर्पूरी ठाकुर आती हैं। फिर भोला पासवान शास्त्री तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। 14वें मुख्यमंत्री केदार पांडे, 15वें अब्दुल गफूर, जगन्नाथ मिश्र 16वें होते हैं, और कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार मुख्यमंत्री बनती हैं 17वें नंबर की। राम सुंदर दास 18वें नंबर के मुख्यमंत्री, जगन्नाथ मिश्र 19वें नंबर के, चंद्रशेखर सिंह जो हैं वो 20वें नंबर के, बिंदुश्री दुबे जो 12 मार्च 1985 से 13 फरवरी 88 तक 30 साल के लिए आते हैं। भगवत झा आज़ाद 14 फरवरी 88 से 89 के बीच में आते हैं। सत्येंद्र नारायण सिंह आते हैं। फिर जगन्नाथ मिश्रा आते हैं। फिर 25वें आते हैं लालू प्रसाद यादव, और 26वें लालू प्रसाद यादव। 27वें रबड़ी देवी आती हैं। 28वें नंबर पर रबड़ी देवी आती हैं। फिर आते हैं नीतीश कुमार 29वें नंबर पर। फिर 30वें नंबर पर रबड़ी देवी आती हैं। ठीक है, अब फिर नीतीश कुमार आते हैं दोबारा, जीतन राम मांझी आते हैं, फिर नीतीश कुमार दोबारा आते हैं 34वें नंबर पे, फिर 5वीं बार नीतीश कुमार आते हैं, फिर 6ठे नंबर पे नीतीश कुमार आते हैं 35वें, और फिर जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो 7वीं बार शपथ लेते हैं नीतीश कुमार 16 नवंबर 2020 को, जो अब तक चल रहा है। ये इम्पोर्टेंट है। बिहार के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सबसे पहले जो न्यायाधीश आते हैं सर एडवर्ड माइनर्ड देश चैंपियन चमियार। ये वर्त जो है बिहार के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, फिर आप पढ़ते लीजिएगा धीरे धीरे, तो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। लास्ट का देख लेना कि वर्तमान में कौन है, तो एक बार ऐसे ध्यान से पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। तो जो हमारे वर्तमान में न्यायाधीश हैं बिहार के, वो 11 नवंबर 2019 में आए न्यायमूर्ति संजय करोल, जो अब तक हैं। इनके पहले थे न्यायमूर्ति AP शाही। तो ये दो इम्पोर्टेंट हो गए। पहला आपको मैंने बता ही दिया कि कौन से थे। ठीक, मेन पहला इम्पोर्टेंट होता है, तो पहले थे सर एडवर्ड माइनर्ड डेस चैम्प्स चमियार। ठीक, तो ये थे पहले आपके, और लास्ट के जो हैं जो वर्तमान के हैं न्यायमूर्ति संजय करोल साहब हैं।
फिर अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो क्वेश्चन आ जाता है कि आज़ादी पूर्व बिहार का विधानसभा अध्यक्ष कौन था। तो आज़ादी पूर्व बिहार के विधानसभा जो अध्यक्ष थे वो राम दयालु सिंह थे। ठीक, जो 1937 23 जुलाई से 11 नवंबर 1944 तक थे। अगर हम पूछ लें बिहार का प्रथम अध्यक्ष विधानसभा कौन था, तो वो थे विंध्यश्री प्रसाद शर्मा वर्मा, आज़ादी के बाद, जो 25 अप्रैल 1946 से 14 मार्च 1962 तक रहते हैं। फिर आते हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु, जो 15 मार्च 1962 से 67 तक रहते हैं। फिर धनिक लाल मंडल आते हैं, राम नारायण मंडल आते हैं, त्रिपुरी प्रसाद सिंह आते हैं, फिर राधानंद झा आते हैं, शिवनंदन झा आते हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां हैं, जो 27 मार्च 1989 से 90 तक रहते हैं। उसके बाद आता है विजय कुमार सिन्हा, जो 24 नवंबर 2020 से अब तक हैं। तो ये जो हैं ये याद रखना। एक विजय कुमार सिन्हा। तो पहले जो उपाध्यक्ष, पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे आज़ादी के पूर्व, तो राम दयालु सिंह थे अगर क्वेश्चन आता है। और अगर पूछा जाए कि बिहार का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था, तो वो विंध्येश्वरी प्रसाद शर्मा थे आज़ादी के बाद के। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि आज़ादी के पूर्व कौन, तो राम दयालु सिंह, ये याद रखना। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, विजय कुमार सिन्हा जी हैं। ठीक, ये हो गई आपकी कुछ राज्य व्यवस्था से रिलेटेड। अब हम आते हैं बिहार के भूगोल के बारे में। बिहार के भूगोल को देखा जाए तो अक्षांशीय विस्तार इसका है 24-20-10 से 37-31-15 उत्तरी अक्षांश में। मैंने आपको बताया, ये मान लो आपका पूरा पृथ्वी है, इसको हम देशांतर बोलते हैं, ये हमारा अक्षांश हो गया। ठीक, तो 24 से ये 0 हो गया भूमध्य रेखा, उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा है तो यानी ऊपर साइड में, तो यहाँ 24 से 27 के बीच में इसका विस्तार है। अगर देशांतरीय विस्तार देखें तो 83 1950 से 88-17 पूर्वी देशांतर के बीच में है ये। आकृति इसकी क्या है, आकृति इसकी आयताकार है। क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर का है, जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो ये लंबाई है 345 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम देखा जाए तो 483 किलोमीटर की है। सीमाएं इसकी क्या है, तो सीमाएं उत्तर में क्या है, नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। जलवायु की बात करें तो यहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है। औसत वर्षा यहाँ का है 112 सेंटीमीटर। जो कुल क्षेत्रफल है 93,596 वर्ग किलोमीटर है, और वन क्षेत्र जो है वो 7,305.99 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे बिहार का 7.76% है। ऊसर और गैर कृषि योग्य जो भूमि है वो 6.61% है, जो 4317 वर्ग किलोमीटर है। गैर कृषि कार्यों में जो भूमि है वो 18.36% है, 17,186 वर्ग किलोमीटर का लगभग क्षेत्र है, जिसमें भू क्षेत्र जो है वो 13,662 है, और जल क्षेत्र है 3524 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, कृषि योग्य बंजर भूमि जो है वो 444 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे बिहार का 0.47% है। अस्थायी चारागाह क्या है, 151 वर्ग किलोमीटर, जो 0.16% है। ठीक, ये अस्थायी चारागाह हो गया। फिर बात करें जो विविध पेड़ और बगीचा है वो 2481 वर्ग किलोमीटर है, जो 2.65% है। चालू परती भूमि जो है वो 8680 वर्ग किलोमीटर है, जो 9.27% है। अन्य परती जो भूमि है वो 1191 वर्ग किलोमीटर है, जो 1.27% है। कुल गैर कृषि योग्य में प्रयुक्त भूमि जो है वो 40,666 वर्ग किलोमीटर है, जो 43.45% है। जो शुद्ध बोया क्षेत्र है वो 52,929 वर्ग किलोमीटर है, जो 56.55% है। कुल बोया क्षेत्र अगर देखा जाए तो 76,544 वर्ग किलोमीटर में है, जो 81.8% है। और वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है वो 64.41 लाख हेक्टेयर,
आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय बिहार सरकार द्वारा ये स्रोत से बताया गया। फिर अगर हम बिहार की संरचना की बात करें तो संरचना इसका है धारवाड़ चट्टान की है, जो गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका, ये सब कौन सी यहाँ सब चट्टानें पाई जाती हैं? धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। बिंद समूह की चट्टानें जो पाई जाती हैं वो कैमूर और रोहतास में पाई जाती हैं। जो टर्शियरी चट्टानें होती हैं वो पश्चिमी चंपारण में हैं। फिर एक क्वार्टर काल की चट्टानें होती हैं जो उत्तरी और दक्षिणी गंगा का जो मैदान है उसका पुरातन जलोढ़ और बांगर नवीनतम जलोढ़ या खादर में पाई जाती हैं। ठीक है, ये होती हैं। अब हम बात करें भौतिक स्वरूप की, तो जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है जिसमें रामनगर दून की पहाड़ी है, हरहा घाटी है, दून घाटी है, सोमेश्वर श्रेणी है, तो ये सब इसकी औसत ऊंचाई लगभग 250 से 850 मीटर है, जो पश्चिमी चंपारण में इसकी स्थिति है। फिर अगर उत्तर बिहार के मैदान की बात करें तो 66 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो सारण, चंपारण, मिथिला, कोसी क्षेत्र में है। और दक्षिण बिहार का मैदान 70 मीटर ऊंचाई पे है, जो भोजपुर, पटना, शेखपुरा, लखीसराय, मगध क्षेत्र, रोहतास, कैमूर, मुंगेर इन जिलों में होता है। फिर आता है दक्षिण का संगीर पठार, जो कैमूर का पठार और खड़गपुर की पहाड़ी नाम से आता है। इसकी जो ऊंचाई है 150 से 300 मीटर है, जो रोहतास, कैमूर, मुंगेर, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका यहाँ सब पाई जाती है। फिर अगर हम नदियाँ की बात करें कौन कौन सी नदी पाई जाती है, तो यहाँ पे गंगा है, घाघरा है, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, कर्मनासा। ठीक, तो गंगा जो है इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है? गंगोत्री में है, जो 445 वर्ग किलोमीटर लंबाई में है, बिहार में। फिर घाघरा सरयू की बात करें तो मंच पांचुंग तिब्बत में इसका उद्गम स्थल है, जो 83 किलोमीटर लंबाई के साथ बिहार में अपना विस्तार करती है। गंडक नदी है, सप्तगंडकी, नेपाल से निकलती है। ठीक, बिहार में इसका विस्तार 425 किलोमीटर में है। बूढ़ी गंडक है जो सोमेश्वर श्रेणी में है, बिहार में इसका 320 किलोमीटर विस्तार है। बागमती महाभारत श्रेणी, नेपाल में, जो 394 किलोमीटर अपना विस्तार रखती है। कमला जो नदी है वो महाभारत जो श्रेणी है नेपाल की, वहाँ से निकलती है, जो 120 किलोमीटर इसका विस्तार रहता है बिहार में। कोसी नदी जो है वो सप्तकौशिकी नदी नेपाल से निकलती है, इसका विस्तार जो है 260 किलोमीटर है। महानंदा मकलादियाला दार्जिलिंग में इसका उद्गम स्थल है, 376 किलोमीटर ये बिहार में अपना विस्तार करती है। फिर आकर कर्मनासा है, तो इसका जो क्षेत्रफल, इसका जो उद्गम स्थल है विंध्याचल पहाड़ी है। सोन नदी है, इसका उद्गम स्थल अमरकंटक है, 202 किलोमीटर। पुनपुन चौराहा पहाड़ी, पलामू, जो 235 किलोमीटर का विस्तार करती है। फाल्गु जो है वो हजारीबाग पठार इसका स्थल है, उद्गम स्थल। पंचानेन उत्तरी छोटा नागपुर, सकरी जो है उत्तरी छोटा नागपुर की है। जो अजय नदी है वो बटपार, चकाई, जमुई जो है वहाँ से निकलती है। गंगा नदी का जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में है, जबकि बिहार में प्रवाहित होने वाली सभी नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी नदियाँ बिहार में बहती हैं वो सब गंगा की एक सहायक नदी हैं। फिर अगर हम मिट्टियों की बात करें तो उप हिमालय की जो पर्वतीय मिट्टी है वो पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। तराई मिट्टी जो है वो पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक पाई जाती है। जो पुरातन जलोढ़ मिट्टी है वो घाघरा गंडक दोआब में पाई जाती है, या बांगर मिट्टी जो है वो बूढ़ी गंडक का पश्चिमी तट में पाया जाता है। फिर अगर हम नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी की बात करें तो वो गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी की निम्न घाटी में पाई जाती है। कगारी जो मिट्टी है वो गंगा के दक्षिणी कगार का कांप की मिट्टी का क्षेत्र है। फिर आती है आपकी ताल मिट्टी, जो बक्सर से भागलपुर तक कगारी मिट्टी की दक्षिणी पट्टी है। फिर आता है केवल और करैल मिट्टी, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, ये सब क्या है, कौन सी मिट्टी यहाँ पाई जाती हैं? यहाँ करैल मिट्टी पाई जाती है। बलथर मिट्टी जो पाई जाती हैं वो गंगा के मैदान में और छोटा नागपुर पठार के संगम स्थल पर पश्चिम कैमूर से लेकर पूर्व में भागलपुर तक विस्तृत है। फिर लाल बलका युक्त मिट्टी की बात करें तो वो कैमूर और रोहतास दोनों में पाया जाता है। ठीक, अन्य मिट्टियों की अभी बात करें तो लाल और पीली मिट्टी है, जो मुंगेर, जमुई, बांका, औरंगाबाद, गया, नवादा में पाया जाता है।
फिर हम अगर देखें यहाँ पे जलप्रपात कौन कौन से हैं, तो एक दुर्गावती जलप्रपात है जो दुर्गावती नदी पे है, इसकी ऊंचाई 300 फीट है, ये रोहतास में है। फिर काकालुत जलप्रपात है जो कर्मनासा नदी पे है, 160 फीट ऊंचाई है इसकी, ये काकालुत पठार नवादा में पाया जाता है। सुखलहरी जलप्रपात जो है ये कनहर नदी के पर है, जो 100 फीट इसकी ऊंचाई है, ये उत्तर प्रदेश बिहार की जो सीमा है उस पर पाया जाता है। फिर तमासिन जलप्रपात है एक, जो महाने नदी पे है, 50 फीट इसकी ऊंचाई है, ये बिहार झारखंड की सीमा पे पाया जाता है। फिर आता है आपका एक धुआं कुंड जलप्रपात जो कांव नदी पे है, ये इसकी ऊंचाई नहीं ज्ञात है, ताराचंडी और सासाराम में यह जलप्रपात पाया जाता है। फिर अगर झरने और जलकुंड की बात करें कि यहाँ पे झरना कौन सा फेमस है और जलकुंड कौन सा है, इसका उद्गम स्थल क्या है, बात करें तो राजगीर में ही कई हैं। कौन कौन से? सप्तधारा सतधरवा, इसका उद्गम राजगीर है। ब्रह्मकुंड जो है इसका भी उद्गम राजगीर है। सूर्य कुंड इसका भी, नानक कुंड, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, तो 6 जो हैं कुंड हैं जिनका उद्गम क्या है, राजगीर है। फिर लक्ष्मण कुंड देखा जाए तो मुंगेर, सीता कुंड मुंगेर इसका भी उद्गम स्थल है। जो रामेश्वर कुंड है वो भी मुंगेर से उद्गम स्थल है। सीता कुंड सर्वाधिक गर्म है जो 135 फ़ारेनहाइट यहाँ पे टेम्परेचर पाया जाता है। फिर ऋषि कुंड आता है जो मुंगेर से उद्गम स्थल है। जन्म कुंड है वो भी मुंगेर से है। श्रृंगार ऋषि कुंड वो भी मुंगेर से। बरारी कुंड वो भी मुंगेर में है। और जो अग्नि कुंड, ठीक, प्रमुख झरने व कुंड में से 6 जो हैं वो राजगीर से, 7 मुंगेर से, एक गया में है, ये याद रखना। ठीक, अगर हम वन की बात करें तो टोटल भौगोलिक क्षेत्र कितना बताया मैंने, 94,163 वर्ग किलोमीटर टोटल भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें जो वन क्षेत्र है वो 7,305 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है। अगर हम रिजर्व वन की बात करें तो उसमें से 693 वर्ग किलोमीटर रिजर्व वन है, और जो संरक्षित प्रोटेक्टेड एरिया है वो 6,183 वर्ग किलोमीटर है। फिर अवर्गीकृत अगर वन की बात करें तो 1 वर्ग किलोमीटर अवर्गीकृत है। अति सघन वन क्षेत्र है वो 333 है। मध्यम सघन वन क्षेत्र है वो 3280 है। और जो खुले वन हैं वो 3,692 वर्ग किलोमीटर है। झाड़ी वन जो पाए जाते हैं वो 249 वर्ग किलोमीटर हैं। और वनाच्छादन जो है रिकॉर्डेड जो वन क्षेत्र हैं वो 4,769 किलोमीटर पाए जाते हैं। तो अगर इनमें देखा जाए कि सबसे ज़्यादा वन कौन से एरिया के हैं, तो सबसे ज़्यादा आपके हैं संरक्षित प्रोटेक्टेड जो वन है वो 6,183 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक, वनाच्छादन जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र से बाहर हैं वो है 2,537 वर्ग किलोमीटर। वन का क्षेत्रफल प्रतिशत में देखा जाए तो 7.716% है, जिसमें प्रति व्यक्ति औसत वन भूमि देखें तो 0.01 हेक्टेयर आता है। फिर अगर देखें वर्ष 2017 से 19 के बीच में जो कुल वृक्षारोपण हुआ है वो हुआ है 565 वर्ग किलोमीटर में। ठीक, राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? एक है वाल्मीकि नगर। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं बिहार में? 12 हैं। और बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो जिले हैं, कैमूर है, पश्चिमी चंपारण है, रोहतास है। कैमूर नंबर 1 पे है, पश्चिमी चंपारण सेकंड, रोहतास थर्ड पे है। बिहार में अगर न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जो हैं वो जहानाबाद है, जहाँ पे 0 वर्ग किलोमीटर है। फिर शेखपुरा है जहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर। अरवल है जहाँ पे 4 वर्ग किलोमीटर है। तो ये सबसे न्यूनतम वाले हैं। बिहार में अगर वन देखें तो 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक आर्द्र पर्णपाती वन है और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती जो वन के वृक्ष होते हैं वो शीशम होते हैं, सेमल, साल, खैर, ये जो होते हैं वो आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष हैं। अगर शुष्क पर्णपाती वन के वृक्ष की बात करें तो महुआ, आम, कटहल, जामुन, शीशम, ये सब आदि जो हैं वो शुष्क पर्णपाती वन के वृक्ष पाए हैं। अगर हम बिहार में सर्वाधिक वन वाले 10 जिले की बात करें तो पहला मैंने बताया कैमूर है, फिर पश्चिमी चंपारण, रोहतास, जमुई, गया, नवादा, मुंगेर, बांका, मधुबनी, और 10वां है आपका लखीसराय। ठीक,
फिर बात करें प्रमुख अभयारण्य की, तो यहाँ के प्रमुख अभयारण्य कौन कौन से हैं, तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी चंपारण में 336 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर वाल्मीकि आश्रय स्थली है जो पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य है जो गया में है। और भीमबाद अभयारण्य जो है वो मुंगेर में पाया जाता है। फिर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है जो भागलपुर में है। कैमूर अभयारण्य है जो रोहतास में है। पंत अभयारण्य नालंदा। परमार डॉल्फिन अभयारण्य अररिया। कांवर पक्षी विहार बेगूसराय। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा। गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार। बक्सर पक्षी विहार बक्सर। नागी डैम नकटी डैम पक्षी विहार वो जमुई में है। ठीक। फिर देखें तो सुहान पक्षी विहार है जो भोजपुर में है। संजय गांधी जैव उद्यान ये पटना में है। और हरियाबारा हिरण पार्क ये भी पटना में है। 2018-20 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बिहार में सिंचाई की बात करें तो जो सिंचाई की क्षमता है बिहार में वो 117.5 लाख हेक्टेयर है, जिसमें कुल सिंचित क्षेत्र 54.93 लाख हेक्टेयर है। और कुल शस्य क्षेत्र जो है वो 74.06 लाख हेक्टेयर है। सिंचित क्षेत्र सकल शस्य क्षेत्र का जो है भाग है वो 71.9% है। सबसे ज़्यादा अगर मुख्य स्रोत देखा जाए तो सबसे बड़ा मुख्य स्रोत नलकूप का है, फिर नहरें हैं, फिर तालाब है, फिर कुआं है, फिर पईन है, फिर आहर है, फिर जलमग्न गड्ढे हैं। नलकूप और अन्य कूप द्वारा जो सिंचित भूमि है वो 63.1% है। नहर द्वारा जो सिंचित भूमि है वो 30.7% है। और जो तालाब द्वारा सिंचाई भूमि है वो 1.05 लाख हेक्टेयर यानी 1.09% है। फिर बात करें अन्य साधनों द्वारा जो सिंचित भूमि है वो 3.5% है, लगभग 1.9 लाख हेक्टेयर। बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना की सिंचाई जो क्षमता है वो 30.054 लाख हेक्टेयर है। और जो लघु सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता है वो 42.03 लाख हेक्टेयर है। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जो जिला है वो कौन सा है, वो रोहतास है। ये भी क्वेश्चन याद रखना, सर्वाधिक सिंचित वाला जिला रोहतास है। और न्यूनतम सिंचित वाला जिला की बात करें तो वो है आपका शिवहर 0.26 लाख हेक्टेयर। नहर सिंचाई में अग्रणी जिले कौन कौन से हैं, तो रोहतास है, पश्चिमी चंपारण है, औरंगाबाद है थर्ड पे, फोर्थ पे भोजपुर है। और नहर द्वारा अगर न्यूनतम सिंचाई की बात करें जिले में तो मुजफ्फरनगर सबसे नीचे है, फिर वैशाली है, फिर खगड़िया है, फिर सीतामढ़ी है। नलकूप की सिंचाई की बात करें तो अग्रणी जिले कौन से हैं, पटना, किशनगंज, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, बेगूसराय, ये 6 जो ज़िले हैं वो नलकूप में सिंचाई में सबसे अग्रणी हैं। बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं नहरें की बात करें कौन कौन सी परियोजनाएं आई हैं, तो बिहार की बृहद सिंचाई परियोजनाएं जो हैं वो सोन सिंचाई परियोजना, गडक परियोजना, कोसी परियोजना, चंदन जलाशय परियोजना, बडुआ जलाशय परियोजना, अपुल क्यूल जलाशय परियोजना, ये कुछ बिहार की बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं। सोन बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कब हुई, 1874 में हुई। इस परियोजना के अंतर्गत जो नहरें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो पूर्व सोन नहर जो औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद में आता है। फिर पश्चिमी सोन नहर जो आरा, बक्सर और रोहतास में आता है। फिर गंडक परियोजना जो त्रिवेणी की शुरुआत होती है 1904 में। गंडक परियोजना के जो मुख्य बांध हैं वो वाल्मीकि नगर डैम है। गंडक परियोजना की अगर नहरों की बात करें तो इसमें मुख्य पश्चिमी नहर है जो गोपालगंज, सारण, सिवान में आता है। अब मुख्य पूर्वी नहर या जिसको तिरहुत नहर हम बोलते हैं वो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और वैशाली, मुजफ्फरपुर में आता है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना कब हुई, शुरुआत कब हुई, तो 1954 से 55 के बीच में हुई। कोसी परियोजना का जो मुख्य बांध है वो हनुमान नगर बांध है। इसमें अगर नहरों की बात करें तो एक पूर्वी कोसी नहर है जो पूर्णिया, अररिया और पश्चिमी कोसी नहर में पाया जाता है। तो हम बात करें बिहार की नवीनतम सिंचाई परियोजना, तो इसमें है एक बरनार जलाशय योजना जो भागलपुर और जमुई में है। फिर उत्तर कोयल जलाशय योजना है जो गया, औरंगाबाद में। फिर पुनपुन बैराज योजना है जो औरंगाबाद, गया, पटना, जहानाबाद में पाया जाता है। फिर बटेश्वर नाथ पंप नहर योजना है जो भागलपुर में है। जमनिया पंप नहर योजना कैमूर। अपर क्यूल जलाशय योजना मुंगेर, लखीसराय में है। तिलिया डायवर्सन योजना गया, नवादा। और दुर्गावती जलाशय योजना रोहतास, कैमूर। ये कुछ इसकी
जिलाई नवीनतम सिंचाई परियोजनाएं हैं। ठीक। फिर मुनाहरा बियर परियोजना है जो मधुबनी में है। बटाने जलाशय योजना औरंगाबाद में। बागमती परियोजना है वो सीतामढ़ी रामनगर में है। फिर कुछ नदी जोड़ो परियोजनाएं हैं जो अमृत क्रांति के अंतर्गत आती हैं। ठीक। तो नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रस्तावित जो लिंक में नहरों की संख्या है 30 है, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत में 16 है और हिमालयी भारत में 14 लिंक नहर हैं। प्रस्तावित 30 लिंक नहरों में बिहार से संबंधित जो प्रत्यक्ष और परोक्ष लिंक नहरों की संख्या है वो टोटल 6 है। कौन कौन सी? कोसी मेची है, फिर कोसी घाघरा है, गंडक गंगा है, चुनार सोनबराय है, सोन गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं और गंगा ब्रह्मपुत्र लिंक है। फिर बिहार में अगर विद्युत की स्थिति देखें 2019-20 के आंकड़ों के हिसाब से, तो बिहार में कुल विद्युत की जो उपलब्धता है 6073 मेगावाट की। ये मार्च 2020 का आंकड़ा है। बिहार में विद्युत की मांग 5900 मेगावाट है। बिहार में कुल विद्युत उत्पादन की जो संस्थापित क्षमता है वो 5891 मेगावाट है। केंद्र 86% जिसमें है और राजकीय क्षेत्र 1%। शेष जो निजी क्षेत्र हैं वो 13% इसमें भागीदारी रखते हैं। ठीक। फिर बात करें हम बिहार में प्रति व्यक्ति अगर ऊर्जा खपत की बात करें तो 332 यूनिट प्रति व्यक्ति है। अगर राष्ट्रीय औसत की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर जो खर्च आता है वो 1122 यूनिट प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत आता है। सघन विद्युतीकृत गाँव की संख्या जो है वो 23,415 है। अंशतः विद्युतीकृत गाँव की संख्या जो है वो 39,767 है। बिहार में ऊर्जा के स्रोत की बात करें 2019 के आंकड़े के अनुसार जो कोयला से ऊर्जा आता है वो 82% है, जल ऊर्जा है वो 11% है और नवीकृत जो ऊर्जा है वो 7% है। फिर जल विद्युत संयंत्र की बात करें तो कौन कौन से हैं यहाँ पे? कटैया है, वाल्मीकि नगर है, टिहरी है और बारून है। ये 4 जल विद्युत केंद्र हैं जो कौन कौन से ज़िले में है? कटैया सुपौल में है जो जिसकी क्षमता 19.2 मेगावाट है। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है जिसकी क्षमता 15 मेगावाट है। और डिहरी जो रोहतास में है उसकी क्षमता 6.6 मेगावाट है। और बारून जो है वो 3.3 मेगावाट के साथ है। फिर नई परियोजनाएं की बात करें, जो नई बिजली परियोजनाएं हैं वो पीर पैंती हैं टीपीएस 2000 मेगावाट से, नवीनगर टीपीएस जो 1320 मेगावाट, कटिहार टीपीएस 1000 मेगावाट और जो बरौनी टीपी एक्सटेंशन स्टेज 1 500 मेगावाट के साथ है। केंद्रीय प्रक्षेत्र के विभिन्न विद्युत ग्रहों में बिहार का हिस्सा कितना है? तो फरक्का फरक्का एसटीपीएल में 1600 मेगावाट क्षमता है जिसमें बिहार का हिस्सा है 402 मेगावाट। टाला एचपीएस में 1020 इसकी क्षमता है जिसमें बिहार की जो हिस्सा है वो 260 मेगावाट है। तलचर एचटीपीएल है जो जिसमें 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है जिसमें 363 जो है बिहार का हिस्सा है। कहलगांव जो है जिसको STPL2 बोलते हैं और कहलगांव STPL1 में, इन दोनों के मिला के 1840 है जिसमें 1000 वो 2 में है और जिसमें 66 हिस्सा मेगावाट बिहार का है। कटहलगांव 1 में 840 मेगावाट है जिसमें 248 मेगावाट हिस्सा बिहार का है। फिर तीस्ता है, चूखा रंगीत, ये 3 हैं। ठीक। जिनमें बिहार का हिस्सा 108 है, 80 और 21 है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई बिहार के भूगोल से रिलेटेड चीज़ें। तो अब हम बात, ये आज का लास्ट था और हम बात करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में बिहार की अर्थव्यवस्था नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। ठीक। उस पर हम चर्चा करेंगे कि बिहार की अर्थव्यवस्था क्या थी। फिर बिहार के शिक्षा और अनुसंधान के बारे में हम चर्चा करेंगे। बिहार की कला संस्कृति क्या है उस पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से खेल हैं, क्या स्टेडियम कौन कौन से हैं उस पर चर्चा करेंगे। फिर वहाँ की जो पुस्तकें प्रमुख हैं उस पर कुछ चर्चा करेंगे। तो 2-3 पार्ट और होगा जिसमें स्पर्धा प्रकाशन पूरा हम रिवीजन कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आता है, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।